Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। दिस इज़ द प्रैक्टिस विच आई हैव फॉलोड एंड आई गोट इमेंस रिजल्ट. दैट्स वाई आई एम अर्जिंग यू गाइज should follow such type of content. Then only you would able to speak English in a fluent manner, and definitely you will get leverage out of this video for the mains answer writing for the UPSC and state PCS. I'm assuring you, if you will follow such type of content on the daily basis, definitely you will master huge amount of knowledge with regard to the social topics, because this is the editorial page of the Hindu newspaper. तो स्टार्ट करते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू भी बनेंगे समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए। इसकी न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ कमेंट डालिए मेरे चैनल के जो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे मैं इसमें चेंजमेंट कर सकता हूँ ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और लाइक कीजिए, तभी मेरा चैनल प्रमोट हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ए चांस टू सेटल ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश। चांस मतलब मौका है सेटल करने का। सेटल क्या होता है? चीज़ों को, इशू को रिजोल्व करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो क्लैश है, आपदा है, उसको सोल्व करने का। तो यहाँ पे बात की है टू क्वेश्चन ऑफ द सेमिनल इम्पोर्टेंस। सेमिनल होता है पैरामाउंट, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आर स्टेक इन द प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, प्रॉपर्टी ओनर्स एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन विच हियरिंग्स रिसेंटली कंक्लूडेड बिफोर ए 9 जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। मद्रास जो ये महाराष्ट्र का केस है, और इनमें ये जो राइटर हैं ये मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुहृत पार्था सारथी। तो ये बात कर रहे हैं, जो बहुत पुराना डिस्कशन है कि भाई जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच क्या इश्यू चलता है, कैसे कैसे उसको आगे लेके चलते हैं, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, पुराने डिसीजन क्या रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में मतलब टॉपिक पढ़ते हैं, आपको जो जीएस पेपर नंबर 2 में आता है, वहाँ भी ये आंसर आपके काम आएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो क्लैश है, झगड़ा या आपस में ब्रोल, वो क्लैश, उसको बोलते हैं क्लैश। द प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस करंटली बीइंग हर्ड। देखो ये पैसिव फॉर्म होती है। पैसिव फॉर्म में ऐसे बात करते हैं, दिस इज बीइंग डन बाय मी। तो सेम ऐसे बीइंग हर्ड बाय ए 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट करता है, आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, तो ये प्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका, टू सेटल को इशू रिजोल्व करना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश बिटवीन द टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। दो जो बेसिक है, फंडामेंटल क्या होता है? बेसिक एस्पेक्ट्स होता है, पहलू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट होता है, जो 12 से 35, एंड विच डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। एंड पार्ट 4 दैट विच एनुमरेट्स मतलब क्या होता है? नंबर एनलिस्टेड करता है, नंबर करता है द डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो 2 क्वेश्चन है एट स्टेक, मतलब दाव पे लगे हुए हैं। स्टेक होता है दाव पे लगना, तो दाव पे 2 क्वेश्चन लगे हुए हैं। द केस रिवॉल्व्स घूमता है अराउंड दी 2 क्रूशियल क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन के आसपास घूम रहा है ये केस। व्हाट डज द टर्म मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी इन आर्टिकल 39 क्लोज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट। तो 39B में लिखा गया है कि भाई जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, किसी एक आदमी के बेनिफिट के लिए इकट्ठे नहीं होनी चाहिए। तो उन मटेरियल रिसोर्सेज का क्या मतलब है, जो 39B में लिखा गया है, क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आर लॉज मेड इन दी फर्दरेंस। तो जो कानून बनाए गए हैं, फर्दरेंस मतलब आगे, ऑफ द गोल स्टिपुलेटेड होता है, जो एक इवोक किया हुआ है, स्टिपुलेटेड इन द आर्टिकल 39B। तो जो कानून बनाए गए हैं 39B को फॉलो करते हुए, इम्यूनाइज, क्या उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, क्या उनको मतलब उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है फ्रॉम द चैलेंजेस, जो कि चैलेंज होते हैं बेस्ड ऑन दी फंडामेंटल राइट्स टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम। तो बेस्ड जो किस पे बेस्ड चैलेंज होता है? फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी एंड फ्रीडम पे। इक्वलिटी आर्टिकल 9014 एंड फ्रीडम पे ये क्या उसको इम्यूनिटी मिली हुई है, ये बात कर रहे हैं। तो टेंशन बिटवीन दी पार्ट 3 and 4 The Constitution explicitly होता है clearly makes fundamental rights enforceable.
तो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है उनको इन्फोर्सेबल बनाया गया है लॉ के द्वारा। वाइल डीपीएसपी आर रिगार्डेड एज गोल, डीपीएसपी को गोल बनाया गया है दैट स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क टुवर्ड्स। स्टेट कौन एंटिटी, यहाँ पे मतलब ये एक गवर्नमेंट या अथॉरिटी की एंटिटी होती है पॉलिटिकल साइंस में। तो अथॉरिटी ये कोई भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। स्टेट एक्सपेक्टेड टू वर्क टुवर्ड्स, तो उसकी तरफ उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसको इस तरफ काम करना है, जो पार्ट 4 की तरफ, अदरवाइज आदमी वोट नहीं डालेंगे उनके लिए। दिस टेंशन बिटवीन द टू पार्ट्स हैज सिमर्ड, सिमर्ड उबलना, पानी जैसे उबलता है ना, सिमर होता है। थ्रू द इंडियाज हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री में ये जो ब्रोल है, ये झगड़ा है, चलता रहा है, उबलता रहा है। रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब उबलता है बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे इन 1970 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रूटीनली अमेंडेड, 1970 में जो संविधान था अमेंड किया गया रूटीनली, लगातार। प्राइमरली टू मेक, मुख्य रूप से मेक सर्टेन काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन एग्जाम्प्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, तो कुछ एग्जाम्पशन किए गए थे कि जुडिशियल रिव्यू से हट के जाएगा। आपको पता होगा शेड्यूल 9 एक ऐसा है जिसमें कुछ टाइम के लिए ऐसा दे दिया गया था कि भाई इसमें डाल देंगे तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब ये बात की गई है केशवानंद भारती केस, इसमें बहुत सारे केस डिस्कस किए गए। 1973 का केस है। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो है जो एक अपनी प्रस्तावना जो बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना में ये बोला गया था कि ये जो संविधान का पार्ट है और इसको अमेंड किया जा सकता है, ये केशवानंद भारती केस में बोला गया था। और बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था। अभी केशवानंद भारती जी की डेथ हो चुकी है, वो पहले साल हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अटेम्प्ट किया टू क्लैरिफाई दैट लॉ स्टैंड्स स्टार्टिंग विद द वर्डिक्ट 13 जज बेंच, 13 जज बेंच था, 13 जज थे उसमें बेंच में, इन केशवानंद भारती के स्टेट ऑफ केरला 1973। इन दिस केस कोर्ट फाउंड दैट अमेंडमेंट विच ऑफेंडेड, उल्लंघन करता है, द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर वुड बी वॉइड, वो नल एंड वॉइड होगा, वो जीरो हो जाएगा अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर की कंसेप्ट को वायलेट करता है तो। जस्टिस एच.आर. खन्ना, तो इसी केस में जस्टिस एच.आर. खन्ना ने बोला कि कंट्रोलिंग ओपिनियन हेल्ड दैट टू एक्सटेंड दैट आर्टिकल 31C फोरबिड, मना करता है एनी एग्जामिनेशन ऑन वेदर ए लॉ वाज मेड इन फर्दरेंस ऑफ आर्टिकल 39 30B इट ट्रांसग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर मान लो 31C मना करता है कोई एग्जामिनेशन को, अगर कोई लॉ मेड वाज इन फर्दरेंस ऑफ द 39B और C, मतलब ये कह रहे हैं कि जब 139B और C को फॉलो करते हुए कोई लॉ अगर कोई भी वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स का, तो 31C में ये बात डाल दी कि भी वायलेट करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इट ट्रांसग्रेस्ड, ट्रांसग्रेस्ड मतलब घुस गया ये किसमें, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू में। हाउएवर ही अपहेल्ड द अमेंडमेंट इन सो फार एज, इन सो फार एज का मतलब होता है जहाँ तक की, मतलब मैं ये बोलते हैं ना कि मैं वहाँ तक मदद कर सकता हूँ आपकी जहाँ तक मेरे पे आँच ना आए, इन सो फार एज, इसको बोलते हैं इन सो फार एज। तो यहाँ पे अमेंड अपहेल्ड किया गया, अपहेल्ड मतलब किसी चीज़ को सही ठहराया गया। ही अपहेल्ड खन्ना ने, जो जस्टिस खन्ना थे उन्होंने अपहेल्ड किया कि जहाँ तक कि इट प्रोटेक्टेड लॉ फ्रॉम द चैलेंज ग्राउंड ऑन दी आर्टिकल 14 एंड 19, आर्टिकल 14 19 के बेस पे अगर कोई चैलेंज करते हैं कि भाई 39B और C को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वो 31C में बात लिख देगी कि भाई इसको वायलेशन नहीं होगा, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ये खन्ना जी ने बोला था। जो 25वां अमेंडमेंट एक्ट आया था आर्टिकल 31C, तो इसका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 31C थ्रू द 25th अमेंडमेंट इन 1971। यहाँ पे बात हो रही है कि इंट्रोडक्शन चालू करना आर्टिकल 31C, 25वें नंबर का अमेंडमेंट आया था, आर्टिकल 31C डाला था। इन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन इसको लेके आए थे 31C को थ्रू दी 25वें अमेंडमेंट 1971 के बाद, क्रिएटेड एक हायरार्की बना दी, एक ढांचा बना दिया, ऊपर से नीचे तक हायरार्की होती है ना, जिससे ऊपर पायदान पे कुछ होता है, नीचे ऐसे, दैट वेयर डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक नॉन वर गिवन प्रेसिडेंस, इनको प्राथमिकता देगी ओवर फंडामेंटल राइट। 31C में लिख दिया था कि अगर कोई लॉ 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर वायलेशन करता है आर्टिकल 14 या 19 का, तो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो ये 25वें अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। तो वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट, दिस प्रोविजन स्टिपुलेटेड दैट ए लॉ गिविंग इफेक्ट टू क्लॉजेस B and C ऑफ आर्टिकल 39 कुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड इट वायलेटेड राइट्स कन्फर्ड आर्टिकल 14 एंड 19। तो वही बात है, 25वां अमेंडमेंट एक्ट था और इस चीज़ को ठहराया था, जस्टिस खन्ना ने 1973 में भी ठहराया था, सही ठहराया था। कंसिक्वेंसेस क्या हुए 25वें अमेंडमेंट के, इसके रिजल्ट क्या निकले
कंसिक्वेंसेज ऑफ द अमेंडमेंट वर फार रीचिंग, मतलब आगे पहुंचने वाले थे, क्योंकि 39B और C में ये लिखा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए और कॉमन गुड है तो सबके पास कमाई के साधन होने चाहिए, ये बात लिखी गई है। तो ये अच्छा है कि भाई किसी इंडिविजुअल के पास पैसे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि वार फार रीचिंग, बहुत आगे तक जाने का था इसका। इंस्टांस फॉर इंस्टांस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर इंस्टांस पार्लियामेंट माइट बिलीव दैट, पार्लियामेंट शायद बिलीव कर सकती है कि प्रिंटिंग प्रेस इज ए मटेरियल रिसोर्स। प्रिंटिंग प्रेस जो होती है जिसमें अखबार छपते हैं, मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी पूरे समुदाय का है, एंड और प्रोसीड टू नेशनलाइज द मीडिया। तो इसलिए उन्होंने क्या आगे चल के नेशनलाइज कर दिया, सरकार भी बना दिया उसको, मीडिया को, एंड क्लेमिंग दैट इट इज़ मेड विद ए व्यू ऑफ सिक्योरिंग द कॉमन गुड आर्टिकल। तो ये कह रहे हैं कि कॉमन गुड है, सबकी कॉमन चीज़ है ना, इसको सिक्योर कर रहे हैं आर्टिकल 39B के अंदर। एज ए रिजल्ट ऑफ द 25th अमेंडमेंट दिस लॉ कुड होता है फ्यूचर रिमोट पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं जहाँ संभावना होती है, ना इधर भी चैलेंज। तो इसलिए क्या है, इस कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता था ऑन द ग्राउंड दैट इट डिड नॉट सबसर्व, मतलब सबसर्व होता है किस चीज़ को फुलफिल करना था, कॉमन गुड, और नोर कुड इट बी फाउंड वाइड, और न ही इसको ऐसे वाइड खराब पाया जा सकता था ऑन द ग्राउंड दैट इट इन्फ्रिंज द राइट टू फ्री स्पीच, ये उल्लंघन करेगा, इन्फ्रिंज करेगा राइट टू फ्री स्पीच जो आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है, राइट टू फ्रीडम जो फ्री स्पीच है। तो ये बात है कि अगर इसको 25वां अमेंडमेंट 1971 को फॉलो किया जाता तो ऐसा होता, नहीं तो इसको डिक्लेयर किया जाता, प्रेस को भी ऐसे कॉमन गुड बना देते, और ये वायलेट करता है तो ये ख़त्म हो जाता, फ्री स्पीच का भी कंसेप्ट ख़त्म हो जाता। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूटेड द मीन्स टू सच एंड। तो फंडामेंटल राइट जो है अपने बेसिक वो बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूटेड होता बनाए जाना, द मीन्स ऑफ सच एंड्स। चीफ जस्टिस Y.V. Chandrachud wrote, Article 14, 1921 stood between the heaven of the freedom into which Tagore wanted his country to awake an abyss of unrestricted power। तो उन्होंने कहा, जो अपने D.Y. चंद्रचूड़ ने ये बात कही थी कि भाई जो आर्टिकल 14 है, 19 है, 21 है, जो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21, ये खड़े हैं बिटवीन, मतलब जो हेवन भगवान जो होता है स्वर्ग, एंड फ्रीडम इनटू विच टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर वांटेड टू इज कंट्री टू अवेक, ताकि उसकी जो कंट्री है इसमें जगे एंड गुजरे अबीस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, और अनरिस्ट्रिक्टेड पावर पे पाबंदी लगाए। दिस अमेंडमेंट ही एडेड रिमूव्ड द टू साइड्स ऑफ दैट गोल्डन ट्रायंगल। तो जो अमेंडमेंट हुआ 25वां, इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ट्रायंगल की दो साइड्स को तोड़ दिया। बमन राव एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था, हाउएवर इन बमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ ऑन बिहाफ ऑफ, ये Y.V. चंद्रचूड़ है, ये भी Y.V. D.Y. चंद्रचूड़ नहीं, ये पहले के जो प्रीवियस थे वहाँ पे जज उनकी बात है। तो इन्होंने कहा जस्टिस V.Y. चंद्रचूड़ ऑन बिहाफ ऑफ 5 जज बेंच हेल्ड दैट अमेंडमेंट आर्टिकल 31C वाज वैलिड। तो 31C को बमन राव केस में वैलिड बता दिया गया, because it was impossible to conceive how a law made in furtherance of Article 39B and C could all infringe Article 14 and 19. This finding is clearly incorrect, as law made to perpetually, जो तथाकथित सब अगर सेवा करता, कॉमन गुड कैन हैव ए ग्रेव कंसिक्वेंसेज ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो कानून बनाया है ये गलत है, इसमें पता नहीं चलेगा कि कब ये वायलेट कर रहा, आर्टिकल 14, 19 का जो फाइंडिंग थी क्लियरली इनकरेक्ट थी, एंड एज लॉ मेड टू परपेटली, पर कथाकृतिक रूप से फुलफिल करता है, कॉमन गुड कैन हैव ग्रेव कंसिक्वेंसेस के बहुत भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी पे। प्रॉपर्टी ओनर्स, ये केस चला हुआ जो एसोसिएशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन दी प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, द कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा ऑन द वैलिडिटी ऑफ लॉ, एक कानून की वैधता क्या है, दैट अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, जो स्टेट गवर्नमेंट का एक बोर्ड है टू एक्वायर कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिलापिटेटेड बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग डिलापिटेटेड जर्जर अवस्था में खराब बिल्कुल टूटने वाली है, इफ डन विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ रेजिडेंट, अगर मान लो 70% वहाँ के निवासियों ने अपनी सहमति दे दी तो ये गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगी, जो बिल्डिंग बिल्कुल ख़राब हो रखी है। टू रिजोल्व दिस इट विल एग्जामिन, इस चीज़ को रिजोल्व करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, इट विल एग्जामिन करेगा वेदर की कहाँ कि द लॉ फर्दर आर्टिकल 39B अंडर विच इट इज़ परपेटली मेड, मतलब कहा गया कि ये लॉ बनाया गया है आर्टिकल 39B के अंडर, बट इवन अज्यूमिंग दैट आंसर दिस इज द अफर्मेटिव, इसका आंसर भी क्या है, अफर्मेटिव मतलब पुख्ता है, पक्का है। द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, कैन द स्टेट टू आल्सो बी टेस्टेड ऑन द टच स्टोन ऑफ
आर्टिकल 14 एंड 19। क्या ये मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि स्टिल रिमेन्स कैन द स्टैट्यूट, कोई भी लॉ है, आल्सो भी टेस्टेड, क्या उसको टेस्ट किया जा सकता है ऑन दी टचस्टोन, टचस्टोन कसौटी पे, कसौटी बोलते हैं, क्या इसको कसौटी पे आर्टिकल 14 और 19 पे देखा जा सकता है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इन द गार्ब ऑफ द आर्टिकल 39 हम जो भी पुरानी बिल्डिंग है उनको टेक ओवर कर लेंगे स्टेट गवर्नमेंट, क्या वो इस आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है, क्या इसकी टेस्टिंग हो सकती है अभी भी? अपॉर्चुनिटी टू रिजर्व क्लॉज, प्रॉपर्टी ओनर वर्सेस जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है ये रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू रिजोल्व द क्लैश बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। द कोर्ट हैज ए चांस टू प्रोवाइड ए फिलिप टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब टर्न दे सकता है क्योंकि जो 25वां अमेंडमेंट एक्ट है वो थोड़ा सा डिस्टोर्टेड है। मोर करेक्ट चेरिस्ट गारंटी, चेरिस्ट मतलब होता है जिसको पोषित किया जाता है, अच्छे से पालन पोषण किया जाता है ना, गारंटी दैट एंड क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट 3 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे डेडलॉक रिजोल्व हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वामन राव केस है या फिर जो आपका केशवानंद भारती केस है, या फिर यहाँ पे और भी एक दो केस का डिस्कशन किया हुआ है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से केस हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल है। देखो यहाँ पे बात की गई मिनोरा मिल केस की भी बात की गई 1980 की, इसमें मतलब मिनोरा मिल केस 1980 में बोला गया था कि 5 जज बेंच ने डिसाइड डिक्लेयर दैट अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इन्होंने अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था। द कोर्ट फाउंड दैट वाइल DPSP provided the end of the governance, fundamental right constitute the means to such end। आर्टिकल 1419 रोड चीफ जस्टिस वायु चंद्रचूड़ ने हैवन ये बात बोली थी, तो उन्होंने 25वें अमेंडमेंट एक्ट को जो था गलत बता दिया था। तो अभी भी इस चीज़ में डेडलॉक है कि जो आर्टिकल 31C ठीक है या नहीं है, आर्टिकल 39B को इम्प्लीमेंट करने के लिए 14-19 का वायलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में अभी डिसीजन आएगा तब हम फिर इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।